ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कल एक क्वेश्चन हमने जो छोड़ा था वो छोड़ा था ओम्स लॉ पे आके, कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। तो ओम्स लॉ में आपके पास जब भी आप रीडिंग्स लोगे तो उसमें रीडिंग्स आपके पास वोल्टेज की होंगी और इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी वहां पर। ये दो वैल्यूज हम वहां पर यूज कर रहे होंगे। ठीक है। अब ये दो वैल्यूज हम वहां पर यूज कर रहे हैं और इसकी आपके पास ऑब्जर्वेशन होगी डिफरेंट। ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज एक ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन, तीन, चार, इसी तरह करंट की वैल्यूज आपके पास हो जाएंगी 5, 6, 7, 8। ठीक है, रैंडम बस ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ, वैल्यूज आपके पास जो लिखी हुई है आप वो कंसिडर कर सकते हो। सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने का बता रहा हूँ। अच्छा, जिसमें ग्राफ होगा तो उसमें ग्राफ ड्रॉ करने को भी कहा जाएगा, उसी में ग्राफ पेपर बना हुआ होता है आपके पास कॉपी पे ही, उसी पे आपने ड्रॉ करना होता है। अदरवाइज जो है वो ग्राफ पेपर आपको प्रोवाइड कर देंगे अलग से, आप सॉल्व करके उसी में उसको पेस्ट कर दोगे। तो वो जो भी हो, खैर वो उसका मसला नहीं है। अच्छा, अब आपने ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है। आपके पास दो एक्सिस बनेंगे। अच्छा, वोल्टेज को आप रखोगे यहाँ पर और इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा वाई एक्सिस पर। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज जो इंक्रीज होंगी, जो एक्स एक्सिस पर है वो फॉरवर्ड इंक्रीज करेगा, जो वाई एक्सिस पर है वो अपवर्ड इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब इसमें आपके पास देखो वोल्टेज की वैल्यू लेट सपोज 1, 2, 3, 4 थी, और इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास 5, 6, 7, 8। इसमें होता है कि जब आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर पे इक्वल बॉक्सेस काउंट करके आप ड्रॉ करते हो। ठीक है। मतलब अगर ये 5 से 6 की बात करें हम, तो 5 से 6 के बीच में जो बॉक्सेस का डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा जो 7 और 6 का होगा। मतलब यहाँ पे लेट सपोज हमने 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 6 लिखा, मतलब 5 और 6 के बीच में 5 स्मॉल बॉक्सेस का डिफरेंस है। ग्राफ में आपने देखा होगा कि 10 स्मॉल बॉक्स का एक डार्क बड़ा बॉक्स बना हुआ होता है। मतलब आपके पास अगर लेट सपोज एक बॉक्स हो, जैसे ग्राफ पेपर का अगर एक बड़ा बॉक्स आप कंसिडर करते हो, तो उसके अंदर आपके पास छोटे बॉक्सेस भी होते हैं। पता नहीं कितने होगा, खैर ये टोटल 10 होते हैं। ये 10 बॉक्सेस आपको कंप्लीट करने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दो कम है, दो और पूरे कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो टोटल ये 10 होते हैं। और इस 10 बॉक्सेस को आप इक्वली डिवाइड करते हो, ये इक्वली सारे आपके पास डिवाइड होते हैं। तो ये आप 10 स्मॉल बॉक्स या 10 स्मॉल यूनिट्स हम इन्हें कहते हैं। इस तरह से। ठीक है। तो आपकी मर्जी होती है, लेकिन आपके पास जो डिवीजन होता है वो इक्वल रखना होता है। और नॉर्मली हम राउंड फिगर रखते हैं, जैसे 5 या 10 इस तरह से रखते हैं ताकि हमारे लिए भी काउंटिंग ईजी हो। वरना फिर बॉक्सेस काउंट करने में इतना टाइम लग जाएगा और इन्हें डिवाइड करना भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ ड्रॉ करने के साथ उसके ऊपर एक स्केल लिखा जाता है। ठीक है। स्केल में आप क्या लिखते हो कि आप उसमें यही लिखोगे कि लेट सपोज हमारे पास 5 स्मॉल यूनिट्स या बॉक्स, वो कितने, करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पेयर। एम्पेयर। ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें ये थ्योरेटिकली आपको पता होनी चाहिए। वोल्टेज का होता है वोल्ट्स। तो जब आप वाई एक्सिस के लिए लिख रहे होगे यहाँ पर, ये हम वाई एक्सिस का स्केल लिख रहे हैं। ग्राफ आपके पास पेपर में गिवन होगा, आपकी जो कॉपी होगी उसके अंदर ही गिवन होता है, वरना अदरवाइज वो आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे, आप उस पर सारी कैलकुलेशन करोगे।
तो वाई एक्सिस की बात करें तो 5 स्मॉल यूनिट्स हमारे पास जो है वो 1 एम्पेयर के इक्वल है, ठीक है। और अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे भी हम डिविजन इक्वली बना लेंगे कि 5 स्मॉल यूनिट्स आपके पास इक्वल होगा कितने वोल्ट्स के, 1 वोल्ट के, ठीक है। तो इस तरह से आप स्केल लिख देते हो ऊपर, ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया है। फिर उसके बाद सिंपल आपने मार्किंग करनी है। मार्किंग आपको पता है कि जहाँ पर वैल्यू कॉन्साइड कर रही है, जिस तरह वोल्टेज 1 था, करंट 5 था, 1 और 5 जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे पॉइंट बना दिया, 2 और 6 जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पॉइंट बना दिया आपने, और 3 और 7 जहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है आपने वहाँ पे बना लिया ग्राफ। तो इस तरह से आपके पास जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा, सारे पॉइंट्स। और जो भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो फाइनल जब आप इसकी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो फाइनल लाइन आपके पास स्ट्रेट होगी, इस तरह से वो सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। अब इसमें होता ही है कि नॉर्मली जो होता है वो थोड़ा बहुत पॉइंट्स आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि एरर होता है हमारे पास वहाँ पे, टाइम शॉर्ट होता है, हम जल्दी में परफॉर्म करते हैं, इतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती। लेकिन फिर भी उसमें ये होता है कि मैक्सिमम आप कोशिश करते हो आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो अगर थोड़े आगे पीछे पॉइंट्स हो भी जाएं तो आप उनको एडजस्ट करके रीडिंग थोड़ा बहुत जो है वो ऑल्टर कर सकते हो, इतना कोई इशू नहीं होता। जिस तरह मुझे ये सर दिखा स्केल सर स्केल लिखना जरूरी? स्केल, हाँ लिख लो तो बेहतर है, ठीक है। ओके। क्योंकि अगर आप पूरा प्रॉपर अगर उसको सॉल्व कर रहे हो तो ये चीज़ देखी जाती है उसमें, अदरवाइज इतना चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो अगर लिख लो तो बेहतर है। अदरवाइज अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि आपने स्केल मेंशन नहीं किया, लेट सपोज अगर आपकी वो ऑब्जर्वेशन वैसे ही ले रहा था, उसने पूछ लिया स्केल क्यों नहीं मेंशन किया, तो इसलिए तो आपको बिल्कुल ब्लैंक ना हो कि हाँ स्केल क्या होता है, आपको पता होगा, आप फिर दोबारा लिख लोगे। तो चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। वो एक अलग बात है कि वो इतना चेक एंड बैलेंस हो ना हो, वो एक बिल्कुल फाइनल डे की बात है। ओके सर। अच्छा देखो, आपके पास जरूरी नहीं है कि आप स्मॉल यूनिट्स लो। अगर आपने एक बड़ा बॉक्स ले लिया कंप्लीट, लेट सपोज अगर आप ये पूरे एक बॉक्स की बात करो, तो आप उसमें फिर लिख सकते हो कि एक 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगर मैंने तो यहाँ पे 5 का लिखा था समझाने के लिए वैसे ही, तो नॉर्मली अगर आप पूरा एक डार्क बॉक्स कंसिडर कर रहे हो तो वो पूरे 10 स्मॉल यूनिट्स के इक्वल होता है। तो आप चाहो तो 1 बॉक्स भी ले सकते हो, मतलब 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर, 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। वो चॉइस आपकी है ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग। उसमें कोई कंपलसरी नहीं होता, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि यही रीडिंग्स लो। आपकी चॉइस, आप कोई भी ले सकते हो, बॉक्सेस की रीडिंग आपकी मर्जी है। तो एक तो ये हो गया ग्राफ का कॉन्सेप्ट इसका। बाकी इसका फॉर्मूला तो बहुत बेसिक है, वो तो आपको याद होगा, v इज इक्वल्स टू आई आर। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज वो और पूछ सकते हैं कि जो ग्राफ का ग्रेडियंट है उससे आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो। अब लेट सपोज इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो ग्राफ का ग्रेडियंट है उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो इस तरह के छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। और अगर आप देखो इस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा शफल करो तो आर इक्वल होगा वी ओवर आई, ठीक है। तो आपके पास जो है वो ग्रेडियंट में आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा रेजिस्टेंस का। तो अगर क्वेश्चन में कहीं आ जाता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूला में देखो कि तीसरी क्वांटिटी कौन सी है और रेजिस्टेंस की है। तो आप देखो कहीं भी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो आंसर जो है वो रेजिस्टेंस का आएगा आपके पास, सिंपल। सर जी। सर अगर अगर जैसे आपने वाई एक्सिस पे आई लिया है, करंट लिया है, और एक्स एक्सिस में वोल्टेज लिया है, और हम्म, अगर हम इसको चेंज कर दे एक दूसरे से, लाइक अच्छा एक्स एक्सिस में हम समझ गया। आई ले ले, आप और तो फिर ग्राफ रिवर्स चेंज कर दो। होगा? इसमें देखो ग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अब अगर वही बात है कि अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आपको याद होगा जब हमने 9th में पढ़ा था ना स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो उस वक्त एक चीज बताई थी कि डिपेंडेंट हमेशा डिपेंडेंट। एक्स पे, हाँ एक्स पे डिपेंडेंट क्वांटिटी इंडिपेंडेंट बनती है, और वाई पे जो है वो आपके पास डिपेंडेंट बनती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो वोल्ट को इस पे रखा है, क्योंकि वोल्ट के साथ हम जब डेफिनेशन लिखते हैं तो वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट लिख रहे होते हैं, तो वोल्ट के साथ करंट का लिंक है, ठीक है। क्योंकि जितनी बैटरी हम लगाएंगे
तो जितना हमें वोल्टेज मिलेगा उसके साथ हमारे पास करंट चेंज होगा। अगर हम बैटरी ना लगाएं तो करंट की वैल्यू भी नहीं होगी। तो बेसिकली करंट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो डिपेंड कर रहा होगा वोल्टेज पे। तो इसलिए हमने वोल्टेज को रखा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है। तो अब ये देखो, ये छोटी छोटी सी चीजें होती है बस। अब वो टाइम के साथ साथ चीजें आप अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो 9th में जो किया था, तो वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि एक्स पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अच्छा, इसके आगे चलते हैं लेंसेज की तरफ।